तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम, जैसे कि आज है 9 मई, तो 9 मई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट का, 9 मई थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या क्वेश्चंस का वेटेज रहा है, ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो अपना आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य प्रभाव किन फसलों के उत्पादन में सबसे पहले देखा गया है। ठीक है, कहाँ पे देखा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन? तो अपना देखा गया था सबसे पहले गेहूं और चावल में। तो कहाँ पे देखा गया था? व्हीट और एंड राइस में देखा गया था। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के 1966 1967 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कि मध्य में, सॉरी, 1966 1967 के दशक में की गई थी। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। इसके जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और तकनीक इसके उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों H/V, आधुनिक सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग किया गया था। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलते सेकंड क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक अथवा DPSP, ये अपना पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था? तो DPSP किस देश से लिया गया था प्रेरित होकर? ठीक है, तो अपना लिया था आयरलैंड से। ठीक है, भाग और अनुच्छेद। DPSP संविधान के भाग 4 में है। DPSP संविधान के भाग 4 में आते हैं, जो 36 से 51 तक के बारे में बात करता है। DPSP प्रकृति की ये तत्व न्यायोचित जस्टिफिएबल नहीं है, अर्थात इनमें उल्लंघन पर अदालत नहीं किया जा सकता। ठीक है, और चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चोल काल यानी चोला पीरियड या मध्यकालीन इतिहास में स्कूलों विद्यालयों के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? जो स्कूलों विद्यालय वगैरह रखरखाव के लिए जो दान दे के, यदि विद्यालय शाला के रखरखाव में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये साला बुक कहा जाता था। ठीक है, साला के लिए दी जा रही है, इसलिए इन्हें साला बुक कहा जाता था। ठीक है, चलते ना। और जो ब्रह्मों को जो दी जाती थी, ब्रह्मों को दी जाने वाली, वो उनको ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। ठीक है, और देवदान किस मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि देवदान कहा जाता था? जो तिरुनम टुकल्ली भी कहा जाता था। ठीक है, पल्ली स्तंभ जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत प्रयोजक आय, प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजल डिस्पोजेबल इनकम का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका सही अर्थ है व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर हटा देंगे। ठीक है, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर, वह आय जो किसी व्यक्ति के पास सभी प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स के भुगतान के बाद खर्च करने या बचाने के लिए बचती है। और चलते क्वेश्चन नंबर 5 में, जो सेंसस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है अपने सेंसस से। भारतीय जनगणना सेंसस के अनुसार श्रमिकों को मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, तो दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? मुख्य और सीमांत श्रेणी, मेन श्रेणी और मार्जिनल वर्कर्स में किया जाता है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने काम करता है, उसको मुख्य श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, और चलते क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मानव
बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचने, थिंकिंग, बुद्धिमत्ता या याददाश्त के लिए जिम्मेदार है? कौन मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो है सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। मतलब क्या है? सेरिब्रम, ठीक है, यानी प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क कार्य है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम जो तर्क, समस्या समाधान और स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक गोल्फ के नियमों और पहले क्लब की अधिकारिता स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा अपना 1744, ठीक है। इतिहास 1744 में स्कॉटलैंड में कंपनी ऑफ जेंटलमैन गोल्फर्स द्वारा गोल्फ के पहले लिखित नियम बनाए गए थे, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि G20 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी और इसकी थीम क्या थी? तो जो G20 2023 में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने की थी? भारत, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, भारत ने किया था, वसुदेव कुटुंबकम ने। तो इसका आयोजन 18वां था 2023 में G20 शिखर सम्मेलन 9 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक ये चला था, जो कि इसका आयोजित कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, ऑन अर्थ, ऑन फैमिली और ऑन फ्यूचर, इसका थीम थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर मनाए जाने वाला प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है, जिसमें मेलों का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये अपन भगोरिया उत्सव, भगोरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। जनजाति, यह मुख्य रूप से भील और बिलाला जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसे भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। भील जनजाति द्वारा और बिलाला जनजाति द्वारा मनाया जाता है कौन सा? भगोरिया उत्सव। पीएच मान के संदर्भ में यदि किसी विलय का मान 7 से कम है तो वह किस प्रकृति का होगा? तो ये एसिड प्रकृति का होगा। कैसा? अम्लीय। पीएच स्केल, इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है, ठीक है। अम्लीय हो जाएगा 0 से 7 के नीचे है, ठीक है, कम है। और 7 से 14 के बीच में क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। जैसा हो जाएगा बेसिक वाला हो जाएगा, बेसिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के दौरान साक्षर लिटरेचर रेट किसे माना गया है? तो साक्षरता दर कौन सी? साक्षरता दर के उसमें कौन आता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ पढ़ और लिख सके। जो 7 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो, तो वो साक्षरता दर में आता है। यह भारत की 15वीं और आज़ादी से 7वीं जनगणना थी। ये 2000 अपनी 11 में जनगणना हुई थी, वो भारत की 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की 1947 के बाद ये अपनी सातवां सेंसस था। नारा इसका था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में नृतकों की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? जो कांस्य मूर्ति थी नृतकों की, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? वो हुई थी अपनी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सत प्लस आचार, सदाचार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? सदाचार में सतधन चार में, सदाचार में जब ता का दाम में बदल गया तो जो अपना व्यंजन संधि है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह व्यक्ति जिस पर अभियोग चलाया गया वह क्या है? तो वो कहलाता है अभियुक्त कहलाता है। एक्यूज्ड या डिफेंडेंस पर्सन, ठीक है, अभियुक्त कहलाया जाता है। वाक्यांश में वह व्यक्ति जिस पर अभियोग यानी मुकदमा चल रहा है, किस पर मुकदमा चल रहा है, तो वो क्या? डिफेंडेंट कहलाता है, एक्यूज, ठीक है, अभियुक्त। अब चलते हैं मैथ क्वेश्चन।